हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शर्मा एकेडमी। आज हम सी ए आई आई बी को शुरू करने वाले हैं। इसका मॉड्यूल ए से ए बी एम के मॉड्यूल ए से मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन का चैप्टर डिस्कस करते हैं। लास्ट टाइम यहाँ से एक 5 मार्क्स की केस स्टडीज आई थी रिलेटेड टू नैरो मनी, ब्रॉड मनी, M1, M2, M3 एंड M4। और इस चैप्टर से 5 to 8 मार्क्स पूछे गए थे। दिस फैब एंड मार्च में जो एग्ज़ाम था CIB का। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लेट्स रीड अबाउट द इन्फ्लेशन। व्हाट इज द इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन इज द जनरल लेवल प्राइस में जो इंक्रीज होता है, राइज होता है, उसको इन्फ्लेशन कहते हैं। और इन्फ्लेशन जो है परचेजिंग पावर को रिड्यूस करता है। Let's read a bit about inflation. Inflation is the rate at which the general level of prices of goods and services is rising and consequently the purchasing power of the currency is falling. क्या कहना चाहते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं इसको हम। सपोज 2005 में एक मूवी टिकट हमें 25 रुपीज़ में मिल रहा था। एंड एट प्रेजेंट लोवेस्ट पे भी जाते हैं तो 250 रुपये का, 250 रुपीज़ का मूवी टिकट अभी मिलेगा। कितना चेंज हुआ? 10 टाइम्स। ओके, सेम अमाउंट में हम गुड्स और सर्विसेज परचेज कर रहे हैं, सेम अमाउंट ऑफ रुपीज़ में गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर रहे हैं, और उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। दैट इज द राइज इन द जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एंड इन्फ्लेशन कॉजेज परचेजिंग पावर टू गेट रिड्यूस्ड। किसी करेंसी की परचेजिंग पावर रिड्यूस हो जाती है इन्फ्लेशन से। सो नेक्स्ट वन देखते हैं। नेक्स्ट वन इज द WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स। WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स को हम हेडलाइन इन्फ्लेशन भी बोलते हैं। लेट्स read the definition of WPI. WPI measures the average change in the prices of the commodities for bulk sale at the level of early stage of transaction. This is the average change in prices, average change in price किसका? बल्क सेल। बल्क बोले तो होलसेल। जो होलसेलर होता है काइंड ऑफ, उस तरीके से भी आप इसको याद रख सकते हैं। होलसेल मीन्स होलसेलर से, क्योंकि डायरेक्ट मैन्युफैक्चर होके होलसेलर के पास ही पहुंचता है मैक्सिमम कमोडिटीज। फिर आफ्टर दैट डिस्ट्रीब्यूट होते हैं रिटेलर के पास, रिटेलर के बाद डिस्ट्रीब्यूट होता है कंज्यूमर के पास। ओके, तो इस लेवल पे जो चेंज होगा प्राइस में गुड्स एंड सर्विसेज का, दैट इज द WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स। नेक्स्ट वन इज द CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इस एग्जांपल में यहाँ पे मैन्युफैक्चरर है, आफ्टर दैट द होलसेलर और द बल्क सेलर, देन द retailer, and at the last stage the goods and services will be at consumer level. तो इस लेवल पे, जो कंज्यूमर लेवल पे जो इंडेक्स रहता है, प्राइस इंडेक्स, उसको बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। दैट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मेजर द प्राइसेस एट रिटेल लेवल। द नेक्स्ट वन देखते हैं। When inflation is caused due to increasing aggregate demand for goods and services by consumer, it is called demand pull inflation. Important है, बहुत important है एग्जाम से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक क्वेश्चन रहता है यहाँ से, जब भी कोई एग्रीगेट डिमांड किसी गुड्स और सर्विसेज को लेके इंक्रीज होती है, तो इसको क्या बोलेंगे? डिमांड पुल इन्फ्लेशन। जब डिमांड इंक्रीज होती है
जिसकी इस डिमांड की इंक्रीज की वजह से जो प्राइस राइज होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, दैट काइंड ऑफ इन्फ्लेशन इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन. When the aggregate demand curve causes an increase in inflation, okay, it's called the demand pull inflation. It involves inflation rising as a GDP, as the real GDP rises and the unemployment falls as the economic moves along the Phillips curve. This inflation is commonly described as too much money is chasing too few goods. बहुत ज़्यादा पैसा जो है किसी बहुत, like as the पेट्रोल इज द लिमिटेड रिसोर्स, बट डिमांड बढ़ रही है पेट्रोल की, क्रूड ऑयल की, तो पेट्रोल के प्राइसेस और डीजल के प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं. नेक्स्ट वन इज द कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. when this inflation is caused due to the rise in the cost of the production of goods and services. ओके, जब जिस केस में डिमांड इंक्रीज हो रही थी, जब डिमांड इंक्रीज हो रही है उसकी वजह से जो इन्फ्लेशन बढ़ रही है उसको क्या बोलेंगे, डिमांड पुल इन्फ्लेशन. एंड अगर अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज हो रही है, प्रोडक्शन कॉस्ट जो है इंक्रीज हो रही है गुड्स एंड सर्विसेज की, इसकी वजह जो इन्फ्लेशन होगी उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. Let's read the definition of this. Cost push inflation is the inflation caused by an increase in the prices of inputs. Okay, inputs means all those factors that are involved in the during the production process, like as labor, raw material, etc. The increased price of the factors of the production leads to a decreased supply of these goods. जैसे जैसे प्रोडक्शन के ये फैक्टर हैं, लाइक एज लेबर, रॉ मटेरियल, मशीनरी, इनकी जैसे जैसे कीमत बढ़ती जाएगी तो इससे क्या हो जाएगा, ये लीड कर देते हैं टू अ डिक्रीज सप्लाई ऑफ दीज गुड्स. नेक्स्ट वन देखते हैं. नेक्स्ट वन इज कोर इन्फ्लेशन. रिप्रेजेंट द लॉन्ग रन ट्रेंड इन द प्राइस लेवल. इन मेजरिंग लॉन्ग रन इन्फ्लेशन, transitory prices changes should be excluded. One way of accomplishing this is by excluding items frequently subject to volatile prices like food and energy. Consumer inflation is also known as core inflation. Let's see the next one, that is the formula for calculating the CPI. CPI, core consumer price index को कैसे कैलकुलेट करते हैं. कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है क्या है, द मेजर ऑफ द प्राइस इज एट द रिटेल लेवल. ओके, दैट इज एट द रिटेल लेवल. कंज्यूमर एट द सीपीआई इज एट द रिटेल लेवल एंड डब्ल्यूपीआई एट द होलसेल लेवल और बल्क लेवल, होलसेल लेवल. ओके, फॉर्मूला देखते हैं इसका. सीपी करंट पीरियड प्राइस ऑफ द बास्केट एंड द बेस पीरियड प्राइस ऑफ द बास्केट इनटू 100. This is the formula for the calculation of CPI. Consumer price index measure changes in the price level of the market basket of goods and services. है बास्केट में सारे के सारे goods and services होंगे, selected goods and services होंगे used by the household. The CPI is calculated by calculating the prices of a sample of the representative items. Okay, over a specific period of time. Goods and services are divided into categories, subcategories and sub indexes. तो इसका फॉर्मूला आपने याद रखना है. That is a current price of the basket over base price into 100. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द मेन टॉपिक, जहां से 5 नंबर की केस स्टडी आई थी, मनी सप्लाई से. मनी सप्लाई का मतलब क्या है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द सर्कुलेशन इन एन इकोनॉमी इज द मनी सप्लाई. इसमें सेफ एसेट्स,
such as cash, coins, balances held in checking and saving accounts that businesses and individuals can use to make payments or hold as a short-term investment, which is that is circulating in an economy. इसमें देख लेते हैं हम क्या क्या इन्वॉल्व है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें आपको ये सारी वैल्यू जो है याद रखनी पड़ेंगी कि M0 में क्या है, M1 में क्या है, M2 में, और M3 एंड M4 याद रखना। नैरो मनी इज M1, ब्रॉड मनी इज M3। so let's start the one by one. That is M0 is the currency in circulation, plus bankers deposit with RBI plus other deposit with RBI। M0 को आपको याद रखना पड़ेगा, काइंड ऑफ हर टाइम लगाना पड़ेगा इसको। M0 इज करेंसी इन सर्कुलेशन, बैंकर डिपॉजिट एंड अदर डिपॉजिट। इसको आप ऐसे याद रख लो, M0 इज सर्कुलेशन पब्लिक, करेंसी विद पब्लिक और सर्कुलेशन प्लस बैंकर डिपॉजिट, बैंकर्स डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट, दैट इज द M0। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं नैरो मनी, दैट इज M1। नैरो मनी क्या होता है, इसमें कौन कौन से फैक्टर इन्वॉल्व हैं, दैट इज करेंसी इन पब्लिक, दैट इज द करेंसी इन सर्कुलेशन, प्लस डिमांड डिपॉजिट्स। ओके, डिमांड डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम, दैट इज करंट अकाउंट एंड द सेविंग अकाउंट। यहाँ पे टर्म डिपॉजिट को इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। तो नैरो मनी दैट इज M1 में वही हो गया, करेंसी जो सर्कुलेशन में है प्लस डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट याद रखना आपने, करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट, प्लस अदर डिपॉजिट, अदर डिपॉजिट विद RBI। M2 में देखते हैं। अब आपको मेन यहाँ पे M1 ही याद रखना है, M1 से ही बाकी रेस्ट कैलकुलेट हो जाते हैं। M2 देखते हैं, दैट इज M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट ऑफ द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। M2 में पोस्ट ऑफिस में जो सेविंग खाते हैं उनका भी डिपॉजिट इंक्लूड कर दिया गया है, किसके साथ, M1 के साथ। तो यहाँ पे क्या हो गया, M2 M1 प्लस पोस्ट ऑफिस। एंड देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं M3, दैट इज M1 प्लस टाइम डिपॉजिट। M3 is M1 plus time deposit, time deposit, term deposit, FDRDs, PPFs, okay, and M4 is M3 plus all deposit with post office saving bank। M3 में डेट इज ब्रॉड मनी में हम सारे के सारे पोस्ट ऑफिस के सेविंग खातों को इंक्लूड कर देंगे, उनके डिपॉजिट को इंक्लूड कर देंगे, डेट वुड बी द M4। यहाँ से अभी जो फैब में एग्जाम हुआ था कैब का ABM में, वहाँ से उस एग्जाम में यहाँ से 5 मार्क्स की केस स्टडी पूछी गई थी। सो लेट्स डायरेक्टली मूव ऑन टू द केस स्टडी रिलेटेड टू द मनी सप्लाई। इसी तरीके की थी कुछ एक केस स्टडी जहाँ पे दिया हुआ था करेंसी विद पब्लिक इज दिस मच एंड डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स इज दिस मच एंड डिमांड डिपॉजिट टाइम डिपॉजिट विद दिस एंड अदर डिपॉजिट विद रिजर्व बैंक RBI। इसी तरीके का डाटा आपके पास दिया जाएगा वहाँ पे एंड यू हैव टू कैलकुलेट। यहाँ पे पूछा है M0। तो प्लीज टेल मी फ्रेंड्स द फॉर्मूला फॉर M0। M0 इज currency in circulation plus other banker deposit with RBI and other deposit with RBI। RBI plus banker deposit with RBI, that is Reserve Bank। This was the formula for M0। तो एक बार केस स्टडी को देखते हैं। टर्म डिपॉजिट इंक्लूड एन अमाउंट ऑफ 11,000 एज ऑन March 31st
एंड 13,000 एज ऑन जून 26 विद ओरिजिनल मेच्योरिटी अप टू 1 ईयर। यहाँ पे 1 साल की मेच्योरिटी दी गई है। ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एम नॉट की वैल्यू पूछा है इन्होंने, दैट इज ऑन द मार्च 31। तो मार्च 31 पे, यानी कि इस वाले कॉलम पे, मार्च 31 के कॉलम पे हम देखेंगे दैट इज एम नॉट का फॉर्मूला क्या था, दैट इज करेंसी इन सर्कुलेशन, अदर डिपॉजिट विद आरबीआई एंड बैंकर डिपॉजिट विद आरबीआई। तो यहाँ पे बैंकर डिपॉजिट विद आरबीआई की वैल्यू नहीं दी गई है। सो हम यहाँ पे क्या लेंगे, करेंसी इन सर्कुलेशन एंड अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। सो एम नॉट में कौन कौन से आ जाएंगे फैक्टर यहाँ पे, करेंसी इन सर्कुलेशन इज, करेंसी इन सर्कुलेशन इज करेंसी विद पब्लिक, दिस वन, दिस इज 14863 प्लस अदर डिपॉजिट विद आरबीआई क्या है, दिस इज 251। सो एम नॉट की वैल्यू क्या होगी, 15,114। और दिस ऑल दिस वैल्यूज आर गिवन इन करोड़। और ऐसा कुछ बता देंगे आपको। मैं बार बार इस फॉर्मूले को रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि थोड़े से डिफिकल्ट हैं मेमोरी में कैप्चर करने के लिए, बट अगर आप सीक्वेंस में चलेंगे, जैसा मैंने पहले बताया कि सीक्वेंस में चलेंगे, करेंसी इन सर्कुलेशन सबसे टॉप पे, फिर बैंकर डिपॉजिट विद आरबीआई, देन अदर डिपॉजिट, देन इज द डिमांड डिपॉजिट and other deposit with RBI, then is the saving of the saving deposit of the post office saving bank, then is the time deposit in with the banking system, and at the last all deposit with the post office saving bank। तो इस फ्लो को आप याद रखेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा आपको याद करने के लिए ये। और प्लीज मेक श्योर कि आप एक भी पॉइंट को यहाँ पे मिस ना करें, दैट इज अगर आपने एक ही पॉइंट को मिस कर दिया तो आपका आंसर वहां पे नहीं निकलेगा एंड यू विल गेट कंफ्यूज्ड। ओके, एम नॉट की वैल्यू कैलकुलेट हो गई है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये पूछ रहा है हमारे से व्हाट इज द अमाउंट ऑफ नैरो मनी। नैरो मनी का फॉर्मूला रिपीट कर लेते हैं। टेल मी फ्रेंड्स, दिस इज द करेंसी इन सर्कुलेशन और करेंसी विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंकिंग with banks plus other deposits with RBI, that is other deposits with RBI। यहाँ पे डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंकिंग सिस्टम में करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट आएंगे। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स सी द करेंसी विद पब्लिक। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द करेंसी विद पब्लिक, दिस इज, और इन्होंने मार्च 31 का ही पूछा है तो इस बात का ध्यान रखना है आपने। करेंसी विद पब्लिक 14,863 रुपए प्लस डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंकिंग सिस्टम, दिस इज द डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स, दैट इज 9907 and last one they had asked is other deposits with RBI and other deposit with Reserve Bank, that is 251 करोड़। अगर यहाँ पे आपने एक भी पॉइंट आपने मिस कर दिया तो आपका पूरा फॉर्मूला गड़बड़ हो जाएगा। तो राइट आंसर विल बी, दिस वुड बी 25021। इनको ऐड करेंगे, राइट आंसर वुड बी दिस वन। ओके, तो करेंसी M1 का फॉर्मूला क्या है, करेंसी विद पब्लिक, अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, डिमांड डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम। ओके, दैट इज इन्होंने एम नॉट में डायरेक्टली डिमांड डिपॉजिट्स ही ऐड करना है एम नॉट में, और अदर डिपॉजिट विद द आरबीआई ऑलरेडी है एम नॉट में। M1 के केस में एम नॉट प्लस डिमांड डिपॉजिट्स। ओके, let's see the case of broad money, that is M3।
M3 का फॉर्मूला देखते हैं एक बार। M3 में दैट इज M1। अब यहाँ पे हम दोबारा डिस्क्राइब करेंगे M1 की वैल्यू क्या है, क्योंकि जितनी बार रिपीट करेंगे उतनी बार याद रहेगा। दिस इज द करेंसी विद पब्लिक। M1 की वैल्यू क्या होती है? करेंसी विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक्स। इसमें क्या रहेंगे डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स में? सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट प्लस अदर डिपॉजिट विद RBI। ओके फ्रेंड्स, सो M1 में ऐड करेंगे टाइम डिपॉजिट्स विद बैंकिंग सिस्टम। विद बैंकिंग सिस्टम। ओके, तो M3 क्या हो गया? M1 प्लस टाइम डिपॉजिट। करेंसी विद पब्लिक डिमांड, M1 की वैल्यू देखते हैं। करेंसी विद पब्लिक डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स एंड अदर डिपॉजिट विद RBI, और इसमें ऐड कर देंगे टाइम डिपॉजिट, तो हमारी नैरो मनी की वैल्यू आ जाएगी, डेट इज M3। So let's again repeat the formula for M3, that is the narrow money, sorry, that is for the broad money। इसमें हम M1 में टाइम डिपॉजिट जो बैंकिंग सिस्टम के साथ हैं, सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग सिस्टम के साथ जो टाइम डिपॉजिट्स हैं उनको ऐड करेंगे, तो डेट विल कैलकुलेट अवर ब्रॉड मनी। और M1 में कौन से फैक्टर इंक्लूडेड है? दिस इज currency with public, demand deposit with the banks, that is saving account and the current account, and plus other deposit with the RBI। तो यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन में पूछा है इन्होंने मार्च 31 का, तो मार्च 31 के लिए हम ये कैलकुलेट कर लेंगे। अब हमने करेंसी विद पब्लिक इज 14,863 प्लस डिमांड डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम इज 9,907 and other deposit with RBI, other deposit is 251 प्लस क्या करेंगे इसमें टाइम डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम। टाइम डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम इज 83,538। बट हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा बताया गया था कि टर्म डिपॉजिट्स इंक्लूड एन अमाउंट ऑफ 11,000 एज ऑन मार्च 31, जिनकी मेच्योरिटी कितनी है? 1 साल तक की है। फिर यहाँ पे जो टाइम डिपॉजिट्स हैं दीज आर फॉर मोर देन 1 ईयर। ओके, जो 83,000 में एडिड है 11,000, तो हमें ये चीज़ यहाँ से सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी, बिकॉज यहाँ पे ओरिजिनल मेच्योरिटीज फॉर अप टू 1 ईयर। इसलिए ये क्वेश्चन में दिया था कंफ्यूज करने के लिए कि टाइम डिपॉजिट जो बैंकिंग के पास है दिस इज मोर देन 1 ईयर, एंड जो हमारे पास यहाँ पे दिया है 11,000 जो 31 मार्च पे है, इनकी मेच्योरिटी कितनी है? 11,000 की, 11,000 करोड़ की, डेट इज फॉर द 1 ईयर। सो इसलिए हम यहाँ पे इसको रिड्यूस करेंगे। इन सबको ऐडअप करने के बाद और जोड़ने के बाद आंसर आ जाएगा 108,559। ओके फ्रेंड्स, दिस वाज द ब्रॉड मनी।